राजीव तुली जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अहंकार किस में ज्यादा आ गया है, मोहन भागवत जी की ओर से या इंद्रेश जी की ओर से? ये जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं सीधे तौर पर? धन्यवाद चित्रा जी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले केवल एक बात रखना चाहता हूं, और वो यह है कि संघ का आधिकारिक जो मत है वो केवल और केवल सरसंघ चालक, सरकार्यवाह या एक आध दो लोग जो इस काम के लिए डेजिग्नेटेड हैं वही देते हैं। और अभी आपने ही खबर चलाई भी कि इंद्रेश जी का जो बयान है वो इंद्रेश जी का व्यक्तिगत बयान है, ऐसा संघ ने कहा है जी। आपके चैनल पर ही अभी मैंने सुना। बिल्कुल। तो इंद्रेश जी के बयान पर मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु मैं जो मूल बात करूंगा वो है सरसंघ चालक जी के बयान पर। उन्होंने क्या कहा उस दिन, पहले मैं वो पढ़ देता हूं, आप एक बार उसको सुन लेंगी तो बहुत सारी क्लैरिटी उसमें से हो जाएगी। उन्होंने अपनी बात में कहा, जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, यानी वो मर्यादा से चलता है। काम सब लोग करते हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करना, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है, कर्म करता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता, वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब इतना भर आपने चला करके, सब मीडिया ने चला करके एक अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी करने का प्रयास किया है। हाँ। इसके बाद उन्होंने कहा है, मेरे मन में आया कि यह अपना विचार क्या है, संघ कैसे चलता है, उसको बताने का दूसरा कौन उपाय है, सरल उपाय यही है। अर्थात उन्होंने कहा कि इन पंक्तियों से संघ के काम करने की जो वृत्ति है वो ध्यान में आती है, क्योंकि इन बातों में उलझे रहेंगे, माने ये सोचने में उलझे रहेंगे कि काम मैंने किया, तो उसमें आप इन्हीं में उलझे रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो उनका बड़ा स्पष्ट संदेश है कि संघ के जो स्वयंसेवक, इसका भी कॉन्टेक्स्ट समझिए। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, ये जो कार्यक्रम था, ये संघ का जो ट्रेनिंग कैंप होता है नागपुर में, उसके समापन पर जो उपस्थित स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ से जाकर के अपने क्षेत्र में काम करेंगे, ये उनका प्रबोधन है, उनको दिया हुआ उद्बोधन है। ठीक है। और इसमें दो तीन बातें जो ऐसे उद्बोधनों में आती हैं, एक जो समाज के लिए एक जर्नल संदेश है, जैसे उन्होंने बाद में उसमें आकर के कहा कि भाई डीप फेक का इसमें उपयोग हुआ, संघ का नाम घसीटने का प्रयास हुआ, मोहन जी का अपना एक डीप फेक वीडियो बना करके चलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो विपक्ष है उसको विपक्ष ना कह करके प्रतिपक्ष कहा जाए, और उसकी भी बात सब जगह पर सुनी जाए जी, और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम। कौन नहीं सुन रहा है तो विपक्ष ये की समाज बात के लिए, और बाकी यही सब तो जो खबर है ना समाज कि के विपक्ष की बात कौन नहीं सुन रहा है, कि मोहन भागवत जी को बताना पड़ा कि भैया उनको प्रतिपक्ष कहिए, और वो भी एक पक्ष है, उनकी बात सुनी जानी भी जरूरी है। राजीव जी, सवाल का जवाब आप दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आरएसएस की समन्वय बैठक होनी है। केरल में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष की भी मौजूदगी रहेगी। बीजेपी के संगठन महासचिव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। केरल के पलक्कड़ में होनी है आरएसएस की समन्वय बैठक। आपको बताते चले कि अगले ही साल आरएसएस अपने स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है, और उसके ठीक पहले मोहन भागवत की ओर से अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम करके ये कहा जा रहा है कि हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोगों को शाखा से हमें जोड़ना है। शताब्दी वर्ष में हमें कुछ बड़ा करना है, हर गांव में शाखा लगानी है। और इसी के साथ ही साथ उनकी कोशिश ये भी है 2025 तक ऐसा कोई भी गांव इस देश का नहीं बचे जहां पर आरएसएस की मौजूदगी नहीं हो। आरएसएस प्रमुख की ओर से अलग अलग मंचों पर लगातार ये बातें भी कही जा रही हैं, अपने शताब्दी वर्ष में कौन कौन से बड़े काम किए जा रहे हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विरोधी दलों से जरा मैं टिप्पणी ले लेती हूं। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग बेवजह खुश हो रहे थे, अब राजीव तुली जी कह रहे हैं कि ये तो एक सामान्य बातचीत है, उसको विपक्षी नेताओं की ओर से बेवजह इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है, और इतना खुश होने की क्या जरूरत है, वो तो उन्हीं के हैं। आरएसएस सलाह दोगी बीजेपी को, बीजेपी की जिम्मेदारी है। माने आप लोग इतने खुश हुए क्यों बैठे हुए हैं संघ प्रमुख या फिर इंद्रेश जी के बयान को लेकर? देखिए एक बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है।
अब कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि जनता ने नकारा है तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस नाराज है तो ये नाराज है, बीजेपी कैसे गेम खेल रही है। हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार, जिसकी जनता जिससे परेशान थी, तो उससे आरएसएस भी एक जनता है, वो भी परेशान है, वो भी अपना दर्द गा रही है, कह रही नहीं अहंकार था। अहंकार में क्या होता है? अहंकार में आदमी का विवेक मर जाता है, अहंकार में मोहब्बत की जो लाइन होती है, आपस में भाईचारा खत्म हो जाता है, इंसानियत खत्म हो जाती है, मानवता खत्म हो जाती है, आदमी स्वार्थी हो जाता है, परोपकार वाली भावनाएं खत्म हो जाती है और राष्ट्रभक्ति भी उसके अंदर से खत्म हो जाती है। क्योंकि उस समय आदमी जब घमंड में होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो सिर्फ स्वार्थी होता है, उसे सिर्फ अपना दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। जब व्यक्ति घमंड में, अहंकार में आता है, जिससे अपना दिखाई पड़ता है, तो राष्ट्र को भी भूल जाता है, राष्ट्र की समस्याओं को भी भूल जाता है, राष्ट्र में जो परेशानियां हैं उसको भी भूल जाता है। इसलिए कहते हैं कि अहंकार ज्यादा आ गया था। वो अहंकार भारतीय जनता पार्टी में जो आया वो देखने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया। अनुराग जी, चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट आ गए, बीजेपी को नकार दिया है, तो चुना किसको है जरा बता दीजिए। अब साफ साफ बताइएगा, साफ साफ जवाब, गोलमोल नहीं घुमाएगा। बीजेपी को नकार दिया है, चुना किसको है? साफ साफ बता रहा हूँ। हाँ, साफ साफ बता रहा हूँ, चुना किसको है? सुन लीजिए। आप देखिए, उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं, टोकिएगा नहीं बीच में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कितनी 80 में 80 जीतने वाली थी, उनकी कितनी आई? 33। सुन लीजिए, 29 सीटों पे कमी आई। और यहाँ पे जो वोट बैंक उनका छोड़ दीजिए। दूसरा, महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए। महाराष्ट्र में आज हालत क्या होगी उनकी, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जहां कहते थे कि हम 41 में 40 में कितनी जीतने वाले थे, राजस्थान में हालत क्या हो गई? 14 जीते, 11 इंडिया गठबंधन पे आई। तो आप जो प्रमुख राज्य थे, आप पश्चिम बंगाल चले जाओ, कहां पे आप जीते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी अब एनडीए की बात करने लगी है। सवाल ये है, पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात नहीं करती थी। प्रधानमंत्री कौन बना है? प्रधानमंत्री कौन बना है? अनुराग जी, मैंने आपकी बात मान ली, आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है। इन तमाम राज्यों की जनता ने इंडिया गठबंधन को ज्यादा तवज्जो दी है, नकार दिया है। पश्चिम बंगाल छोड़ दे दी थी, इंडिया गठबंधन का वहां पर हिस्सा नहीं थी, वो अकेले वहां पर चुनावी में। चुना किसको है ये तो बताइए, कौन बना है देश का प्रधानमंत्री? चुना, सुनिए मेरी बात सुनिए। जिस विपक्ष को कहते थे कुछ नहीं हम 400 पार आएंगे, आज विपक्ष आपकी नंग दम करके आपके सामने आ खड़ा है। आप 440 में हो, 234 पे है। अब एनडीए गठबंधन की बात कर लीजिए। एनडीए गठबंधन जिनको आप साथ लेके चल रहे हैं, उनसे आप मैं तो एनडीए गठबंधन के साथियों से बोलूंगा आपके माध्यम से, मैं तो यहाँ पे टीडीपी को ही बोलूंगा और जेडीयू को ही बोलूंगा, भैया इनसे बच के रहना, पार्टी तोड़ करते हैं ये, आपकी पार्टी तोड़ लेंगे। इसलिए अपना जल्दी से जल्दी लोकसभा स्पीकर अपना बनाइए। अगर आपने अपना लोकसभा स्पीकर नहीं बनाया तो आपकी हालत वही कर देगी जो शिवसेना की है और जिस तरह से एनसीपी की है और यहाँ चिराग पासवान की पार्टी की थी, आपका भी वही हाल होगा। इसलिए आपकी शुभचिंतक हम हैं, क्योंकि आप हमारे साथ रहे भी है, हमारे सहयोगी भी रहे हैं। टीडीपी के साथ मेरा अच्छा संबंध है, जेडीयू का तो हम सम्मान करते हैं नीतीश जी का। ये आपकी पार्टी तोड़ेंगे उसके पहले हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अपना स्पीकर चुन लीजिएगा। ये किसी के नहीं है, ये अपने सहयोगी है। जो आज सहयोगी इनके कम वोट लाए उनको भी देखना कैसे लेफ्ट राइट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के बारे में सोचती है, इसलिए जनता ने उनको नकारा है। आज एनडीए गठबंधन बोलने पर मजबूर है। कब भैया चुना किसको है? नकारा है, मान लिया अनुराग भदौरिया जी, नकार दिया है। चुना किसको है? सवाल का जवाब आप देने को तैयार नहीं है, लेकिन ठीक है, आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। राजीव जी, आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। राजीव तुली जी, अनुराग भदौरिया एक महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता ने उम्मीदों के हिसाब से बीजेपी को नहीं चुना, लेकिन अब आरएसएस को आगे करके माहौल को अलग करने का काम यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। इस बात में सच्चाई है क्या राजीव जी? आपने चित्रा जी आपने 3 बार पूछा अनुराग भदौरिया जी से कि किसको चुना है, तो वो उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बना है उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। मेरे को ध्यान है दिल्ली में यही एक प्रास में, नोएडा में या गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक बीजेपी नहीं रहेगी, केवल और केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जीतेगा। चलिए, आप वो भी छोड़ दीजिए, आपने भी एक बड़ा टारगेट लिया था, आप पूरा नहीं हुआ तो आप भी हारे क्या? मेरा ये कहना है कि ये जितनी भी मैसेजिंग या जो भी सरसंघ चालक जी का, मोहन भागवत जी का जो भाषण हुआ है, जिसके आधार के ऊपर ये सारी डिबेट आगे चल रही है, उसमें क्या कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं राजीव जी आप बोलिए। अनुराग जी, वो राजीव जी को बोल लेने दीजिए प्लीज, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। राजीव तुली जी। अच्छा, तो ये जो जितने प्रकार के भी भाषण होते हैं मोहन भागवत जी के, जो चाहे विजयदशमी का भाषण हो, चाहे ये नागपुर का तृतीय वर्ष का भाषण हो, समापन का, ये इसमें स्वयंसेवकों के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए उद्बोधन रहता है, दोनों के लिए प्रबोधन रहता है। उन्होंने इस बार भी उतना ही कहा है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है।
आप बार बार एक ही बात पे चर्चा करेंगे, पिसे हुए को दोबारा पीसते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है। संघ और संघ के विचार परिवार के जितने संगठन हैं उन सब की समन्वय बैठकें पिछले 10 साल में लगातार होती रही है, मीडिया ने कवर किया है। और उन बैठकों में भाजपा से जो लोग अपेक्षित थे, संघ की प्रतिनिधि सभा जो मार्च में होती है उसमें भाजपा से जो लोग अपेक्षित थे, अन्य संगठनों से जो लोग अपेक्षित थे, वो सब आते रहे और वहां संवाद होता रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वहां संवाद नहीं हुआ, समन्वय बैठ के आपने कवर की, प्रतिनिधि सभा की जो बैठक हुई वो आपने कवर की। हाँ। तो ये कहीं पर भी जो संघ की मैसेजिंग है या जो मोहन भागवत जी का भाषण है उसको भाजपा से जोड़कर देखना सीधा सीधा, इसका औचित्य समझ में नहीं आता है। परंतु मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष को थोड़ा मजा आ रहा है कि भाई पिछले 10 साल में ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं हुआ। मेरे को एक दूसरी बात और देखिए, संघ का एक राम मंदिर को लेकर के, धारा 370 को लेकर के, यूसीसी को लेकर के, इन तीनों को लेकर के एक एजेंडा था। उसमें से 2.5 विषय तो इस सरकार ने पूरे किए पिछले 5 वर्ष में। अगर पूरे किए हैं तो उनसे नाराज होने का कारण क्या है? और वो सारा काम कर रहे हैं, उसमें नाराज होने का किसी तरह का कोई कारण नहीं है। ठीक है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुल मिलाकर के ये जो सरसंघ चालक जी ने, मोहन भागवत जी ने बोला, उसका भाजपा से कहीं भी कोई लेना देना। अनुराग जी वो कह रहे हैं कि 10 सालों में मौका तो मिला नहीं, तो अब कुछ बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर मजा लेने की कोशिश में विपक्ष है। 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड दीजिएगा, बहुत देर उन्होंने 10 सेकंड चाहिए। मुझे लगता है मीडिया का भी 10 सेकंड दे दीजिए। हमारा तो काम ही है सर, अलग अलग पक्षों की बातों को जनता के बीच रखना अपने संपादकीय समझ से। ठीक है, 10 सेकंड में बोलिए अनुराग भदौरिया जी। चित्रा जी 10 सेकंड। देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है, तो आरएसएस को भी लगने लगा है कि जनता तो अब विपक्ष के साथ खड़ी हो गई है, मुद्दों पे खड़ी हो गई, वो भी वाहवाही लेने के चक्कर में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हाँ। अरे भैया आप तो कोशिश करते ही थे उनको जिताने की, लेकिन ये सच है कि आरएसएस जनता के साथ अब खड़े होने की कोशिश कर रही है, या विपक्ष के समर्थन में इसलिए आरएसएस दिखाई पड़ रही है कि आरएसएस जान गया है हिंदुस्तान में अगर आपको राजनीति करनी है, हिंदुस्तान में अगर जीतना है तो जनता के मुद्दों पर बात करनी होगी। कंचन यादव जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी, विशाल मिश्रा जी, मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी की थोड़ी सी समझ को मैं बढ़ा देती हूँ। अनुराग जी, जब मैं पूरा रिसर्च लेकर सामने आ रही थी आरएसएस के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों के लिए भी, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के एकता के हवाले से आरएसएस की ओर से राजीव गांधी को अपना समर्थन दिया गया था, जबकि बीजेपी 4 साल पहले 1980 में ही बनी थी और अपना पहला चुनाव लड़ रही थी, जिनमें 1984 में उसको 2 सीटें हासिल हुई थी। संघ के वरिष्ठ नेता नानाजी देशमुख ने अपने लेख में राजीव गांधी के समर्थन की बात कही थी और 1984 में कांग्रेस ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 404 सीटें तब जीती थी। बाद में वो बढ़कर 416 हो गई थी और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही आई थी। तो यह स्थिति भी संघ की रही है।